Hello friends, from today I am starting microprocessor 8086. In today's class I am going to discuss about introduction, types of register in 8086, bus interface unit in 8086 and calculation of physical address in 8086. So first of all I'm going to discuss about the syllabus of microprocessor in UGC NET. This is the syllabus of UGC NET. Microprocessor is given in the unit 6. In this unit, we will discuss about microprocessor 8086, then microcontroller 8051, and at the end, we will discuss about assembly programming. So let's start with introduction of microprocessor 8086. इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर। सबसे पहले इंटेल ने माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन किया 1971 में। वो था 4004 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। और उसके बाद डिजाइन किया 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर 8008 इन 1972, ठीक है। अब ये दोनों ही जो माइक्रोप्रोसेसर थे वो जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर नहीं बन पाए, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए ही रह गए क्योंकि इनका जो डिजाइन था और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, ठीक है। तो जो मेजर एडवांसमेंट हुआ माइक्रोप्रोसेसर की दुनिया में वो हुआ 1974 में। इंटेल ने प्रोसेसर डिजाइन किया जिसको उन्होंने फर्स्ट जनरल पर्पस 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर 8080 बोला, ठीक है। तो 8080 लॉन्च हुआ जो कि 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर था और ये 1974 में लॉन्च हुआ, ठीक है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो इसके बाद इससे भी एडवांस एक माइक्रोप्रोसेसर बनाया गया जो था 8085 और ये 8085 भी 8-बिट प्रोसेसर था। लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर था उसमें पहले के कंपैरिजन में ज्यादा फीचर्स थे, इसकी फंक्शनैलिटी ज्यादा कंप्लीट थी 8080 के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन इस 8085 की भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब 8085 की क्या लिमिटेशंस थी? सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि ये 8-बिट प्रोसेसर था, ठीक है, जिसकी वजह से लो स्पीड, लो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, लिमिटिंग नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड लेस पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। ये चारों जो थी इसके लिमिटेशंस थे कि इसकी स्पीड बहुत कम थी, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज कम थी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स कम थे, लिमिटेड थे, और जो इंस्ट्रक्शन सेट था वो पावरफुल नहीं था। तो इसके बाद एक पावरफुल माइक्रोप्रोसेसर बनाया इंटेल ने 1978 में, 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर 8086, ठीक है। 1978 में 16-बिट प्रोसेसर डिजाइन किया गया जिसमें मोर पावर और हाई स्पीड रिसोर्सेस दिए गए, ठीक है। The 8086 microprocessor has much more powerful instruction set along with architectural developments which imparts substantially programming flexibilities and improvement in the speed over 8-bit microprocessor, ठीक है। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज तो यही है, ये 16-बिट प्रोसेसर है। देन इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन टू 8085, प्रोग्रामिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और स्पीड भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ेंगे 8086। 8085 में मेंशन नहीं कर रही हूं क्योंकि सिलेबस में भी वो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम जो शुरू करेंगे वो 8086 से ही शुरू करेंगे। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086, ठीक है। तो माइक्रोप्रोसेसर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूं कि
क्योंकि टाइम बहुत कम है, मई में एग्जाम है, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं ले रही हूँ। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस उनको डिटेल में लेंगे और बाकी चीजों को केवल एज अ रिवीजन करके मैं छोड़ दूंगी। तो इसमें इसको एज अ माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट की तरह ना पढ़े, ठीक है, ये सिर्फ यूजीसी के एस्पेक्ट से ही आप पढ़े, ठीक है। लेकिन अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और आप इसको सिलेबस कवर करने के लिए इन वीडियोस को पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ यूजीसी नेट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैंने इलाबरेटेड फॉर्म में लिया हुआ है, और बाकी जो टॉपिक्स बहुत रेयरली आते हैं उनको जस्ट उनका ओवरव्यू मेंशन किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086, ठीक है। तो 4 टाइप्स का होता है इनका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, सेकेंड इज सेगमेंट रजिस्टर्स, इनको स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स, और लास्ट में है फ्लैग रजिस्टर। सबसे पहले जनरल डेटा रजिस्टर। द जनरल पर्पस रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज ईदर 8-bit रजिस्टर और 16-bit, ठीक है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर जो टोटल होते हैं वो 4 होते हैं और ईच 16-bit का होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि 16-bit पूरा का पूरा यूज हो, ठीक है। 8-bit भी यूज कर सकते हैं और 16-bit भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जनरल पर्पस रजिस्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 8-bit 8-bit, और जो एमएसबी साइड की 8 बिट्स है उनको हाई रजिस्टर्स, और जो एलएसबी साइड के रजिस्टर्स हैं उनको लो रजिस्टर्स मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 8-bit भी यूज कर सकते हैं और 16-bit भी यूज कर सकते हैं। दे मे बी ईदर यूज्ड फॉर होल्डिंग डेटा, वेरिएबल्स एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट टेम्परेली, ठीक है। तो जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, डेटा को होल्ड करना या वेरिएबल को होल्ड करना, या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट को टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड करना, ठीक है। मतलब इसको आप परमानेंटली स्टोर नहीं कराते हैं जनरल पर्पस में, ये तब यूज में आता है जब कोई आपका प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें अगर आपको किसी मीडिएटर टर्म को सेव करना है कुछ टाइम के लिए, या फिर कोई वैल्यू को होल्ड कराना है या वेरिएबल को होल्ड कराना है, तब इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और इनको एज अ काउंटर या फिर शॉर्टिंग ऑफसेट एड्रेस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं, AX, BX, CX, DX, ठीक है। अब ईच जो है वो 16-bit है, इन 16-bit को 8-bit और 8-bit में डिवाइड कर दिया है। जो अपर 8 बिट्स हैं उनको AH बोलते हैं, यानी कि हायर बिट्स, और जो लोअर बिट्स हैं उनको AL बोलते हैं, लोअर A बिट्स, ठीक है। ऐसे ही BH, BL, CH, CL एंड DH, DL, ठीक है। तो इस साइड हो गई आपकी लोअर 8 बिट्स और इधर हो गई हायर 8 बिट्स, ठीक है। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, या तो आप 8-bit यूज कर सकते हैं या फिर पूरी 16-bit एक साथ यूज कर सकते हैं। और ये कब काम में आता है, जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है तब इसका यूज होता है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए। सेगमेंट रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स को स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली वो सेगमेंट रजिस्टर्स, पॉइंटर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स और ऑफसेट स्टोरेज रजिस्टर्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड में वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर सेगमेंट रजिस्टर की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। CS, SS, DS, ES। तो CS जो होता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर जो होता है, वो मेमोरी का जो कोड सेगमेंट होता है जहां पे प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो स्टोर होते हैं, उसको कोड सेगमेंट कहते हैं मेमोरी का,
ठीक है, तो इन कोड सेगमेंट्स में बहुत सारे सेगमेंट्स बने होंगे जिसमें कोड्स सेव होंगे। तो एक जो कोड सेगमेंट रजिस्टर होता है उसमें एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। कौन सी मेमोरी लोकेशन? कोड सेगमेंट की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। ऐसे ही हर मेमोरी लोकेशन के लिए एक कोड सेगमेंट रजिस्टर होगा। ठीक है, कोड सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली एड्रेस होल्ड करते हैं मेमोरी के कोड सेगमेंट का। और कोड सेगमेंट में क्या होता है? उसमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जो रन हो सकते हैं। ठीक है, वो स्टोर रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा CS। नेक्स्ट इज SS। SS है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में क्या स्टोर होता है? जिस तरीके से कोड सेगमेंट रजिस्टर में कोड सेगमेंट मेमोरी का कोड सेगमेंट के एड्रेसेस होते हैं, वैसे ही स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में मेमोरी का जो स्टैक सेगमेंट होता है उसके एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, अब स्टैक सेगमेंट क्या होता है? स्टैक सेगमेंट वो होता है जिसमें CPU टेम्परेरी बेसिस पे डेटा शॉर्ट करके स्टोर करता है। ठीक है, और वो ऐसे डेटा को शॉर्ट आउट करता है जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज होता है, ताकि हर बार उस डेटा को सर्च करने के लिए टाइम वेस्ट ना हो। जो रेगुलर बेसिस पे बार बार डेटा सर्च होता है वो स्टैक सेगमेंट में, मेमोरी के स्टैक सेगमेंट में स्टोर हो जाता है। और ये जो SS होते हैं, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, उनमें इन स्टैक सेगमेंट की मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस सेव होते हैं। ठीक है, इसके बाद है DS। DS जो है वो है डेटा सेगमेंट रजिस्टर। अब मेमोरी में जो डेटा सेगमेंट होता है जहां पे डेटा सेव होता है, ठीक है, अब ये डेटा इस तरीके के सेगमेंट्स में सेव होगा। तो हर पर्टिकुलर सेगमेंट जो है एक DS से अलग अलग DS से कनेक्टेड होगा। मतलब हर इसका एक लोकेशन होगा और ये लोकेशन एड्रेस जो है वो इस DS में सेव होगा। इसी तरह इसके लिए एक अलग DS होगा, इसके लिए एक अलग DS होगा, इसके लिए एक अलग DS होगा। तो जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं वो एड्रेस होल्ड करते हैं मेमोरी में डेटा सेगमेंट का। ठीक है, अब नीचे है एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट में भी डेटा ही स्टोर करा जाता है। जो डेटा सेगमेंट होता है मेमोरी का, उसी का ही एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी क्या है, इसमें भी एक तरीके से एड्रेस स्टोर होता है डेटा सेगमेंट का ही, मेमोरी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेगमेंट रजिस्टर्स। तो सेगमेंट रजिस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं? एड्रेस होल्ड करते हैं अपने अपने जिनसे भी बिलोंग करते हैं उन सेगमेंट के मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स जो होते हैं वो ऑफसेट कंटेन करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। अभी हमने सेगमेंट रजिस्टर्स पढ़े थे और वो सेगमेंट रजिस्टर्स अपने रिलेटिव सेगमेंट से कनेक्टेड होते थे और वो अपने रिलेटिव सेगमेंट्स का एड्रेस कंटेन करते थे। ठीक है, तो कौन कौन से सेगमेंट्स हमने अभी पढ़े? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। ठीक है, अब कोड, डेटा और स्टैक की जो ऑफसेट वैल्यूज होती हैं वो पॉइंटर्स स्टोर करते हैं। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट एक तरीके के रिमाइंडर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली ऑफसेट की बात करें तो एक तरीके से सारे डायमेंशंस से सब्ट्रैक्ट करके एक पॉजिटिव वैल्यू जो बचती है उसको ऑफसेट बोलते हैं। तो हर सेगमेंट की कुछ ऑफसेट वैल्यूज होती हैं, वो किसमें स्टोर होती है? पॉइंटर में स्टोर होती हैं। ठीक है, अब पॉइंटर्स कौन कौन से होते हैं? पॉइंटर्स ये देखिए, पॉइंटर्स और इंडेक्स रजिस्टर है ये, जिसमें SP, BP और IP जो है वो
पॉइंटर्स हैं, SI DI इंडेक्स रजिस्टर्स हैं। ठीक है, P अगर लगा हुआ है तो वो पॉइंटर रजिस्टर्स हैं, और अगर लास्ट में I लगा हुआ है तो वो इंडेक्स रजिस्टर है। तो जो SP, BP और IP है, ये जो है ऑफसेट वैल्यूज कंटेन करते हैं किसकी? कोड सेगमेंट की। ठीक है, और जो BP और SP है वो स्टैक सेगमेंट की ऑफसेट वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, IP एक सिंगल ऐसा है जो सिर्फ कोड सेगमेंट की वैल्यूज, ऑफसेट वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता है, बाकी SP और BP दोनों ही कोड सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट के ऑफसेट को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पॉइंटर्स की। अब बात करते हैं इंडेक्स रजिस्टर्स की। इंडेक्स रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? इंडेक्स रजिस्टर हैं SI एंड DI। ठीक है, तो ये एक तरीके के जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। जो काम जनरल पर्पस रजिस्टर्स करते हैं, टेम्परेरी डेटा या वैल्यू को सेव करने का, वही इंडेक्स रजिस्टर्स भी करते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड्स के लिए, अब वो एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंडेक्स्ड मोड, नेक्स्ट है रिलेटिव इंडेक्स्ड मोड, नेक्स्ट है बेस्ड इंडेक्स्ड मोड। ठीक है, ये तीन मोड में ये जो SI और DI है, ये ऑफसेट कंटेन करते हैं किसका? डेटा सेगमेंट का। ठीक है, कोड सेगमेंट का और स्टैक सेगमेंट का तो यहां पे हो गया, IP, BP और SP। डेटा सेगमेंट बचा। तो ये जो तीनों एड्रेसिंग मोड है, इन कंडीशंस में ये दो रजिस्टर SI और DI डेटा सेगमेंट की ऑफसेट वैल्यूज को कंटेन करते हैं। ठीक है, और अगर ये एड्रेसिंग मोड नहीं है तो वो एज अ जनरल पर्पस रजिस्टर वर्क करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज फ्लैग रजिस्टर। अब फ्लैग रजिस्टर है, ये भी दो तरीके से वर्क करते हैं। पहला क्या करते हैं? पहले ये ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करती है, उसके रिजल्ट को ये इंडिकेट करते हैं। पहली चीज ये करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं? इट ऑल्सो कंटेन सम फ्लैग बिट टू कंट्रोल दी CPU ऑपरेशंस। ठीक है, तो ALU कंप्यूटेशंस के रिजल्ट को ये इंडिकेट करते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं? ये CPU के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए फ्लैग बिट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया फ्लैग रजिस्टर का। अब फ्लैग रजिस्टर्स हम थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि फ्लैग हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ 8086। तो जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, BIU और EU। BIU है बस इंटरफेस यूनिट और EU है एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट वो होती है जो डिफरेंट EU को, एग्जीक्यूशन यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करती है, इंटरकनेक्ट करती है, इंस्ट्रक्शन इधर से उधर ले जाती है बस के थ्रू। ठीक है, और एग्जीक्यूटिंग यूनिट्स क्या होती हैं? ये डिफरेंट एग्जीक्यूटेड यूनिट होती हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट BIU। BIU क्या है? The bus interface unit contains the circuit for physical address calculation। ठीक है, तो जो BIU होती है वो ऐसे सर्किट कंटेन करती है जो कि फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन में यूज होते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये करती है, और प्री कोडिंग इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू, और जो प्री डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू है उसको भी ये कंटेन करती है। प्री डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने से पहले। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया अपने सिस्टम को, तो वो सिस्टम पहले डिकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में, तभी उसको समझेगा
कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या करना है। तो अब आप तो इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर की एक लिमिट है स्पीड की, ठीक है। तो वो वन बाय वन हर इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा है, तो वो जो क्यू बन जाती है उसको ये कंटेन करता है, और वो क्यू जो होती है वो 6 बाइट लॉन्ग होती है, ठीक है। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग communication with external device and peripherals including memory via the bus, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये डिफरेंट EU के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। और जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनके बीच में, और जो पेरिफेरल्स हैं उनके बीच में, मेमोरी के बीच में, मतलब जितनी भी कम्युनिकेशन होता है किसी डिवाइस के अंदर, एक्सटर्नल और इंटरनल, वो सब BIU के थ्रू ही होता है, बस इंटरफेस यूनिट के थ्रू ही होता है। As already stated, the 8086 addresses a segmented memory, ठीक है। 8086 में क्या होता है, सेगमेंटेड मेमोरी होती है, जो ओवरऑल मेमोरी है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, जबकि 8085 में ये फैसिलिटी नहीं थी, उसमें मेमोरी सेगमेंटेड नहीं थी। तो अगर हमें कोई भी चीज सर्च करनी है मेमोरी में, तो वो पूरी मेमोरी को सर्च करता था, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता था और स्पीड जो है वो स्लो हो जाती थी, ठीक है। तो 8086 में क्या करा, मेमोरी को सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए स्टैक को आपको सर्च करना है, तो आप केवल स्टैक सेगमेंट में ही सर्च करेंगे, उसको पूरी मेमोरी में सर्च नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है। द कंप्लीट फिजिकल एड्रेस विच इज 20 बिट लॉन्ग इज जनरेटेड यूजिंग सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर ईच 16 बिट लॉन्ग, ठीक है। अब जो फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी मेमोरी में, जो भी लोकेशंस होती हैं उन सबका एक फिजिकल एड्रेस होता है, वो फिजिकल एड्रेस सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस से मिलके बना होता है। सेगमेंट एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, ऑफसेट एड्रेस ऑफसेट रजिस्टर यानी कि पॉइंटर्स में स्टोर होते हैं। तो ये जो होता है वो 16 बिट लॉन्ग होता है, ठीक है। सेगमेंट और ऑफसेट मिला के 16 बिट लॉन्ग होता है, और जो फिजिकल होता है वो 20 बिट लॉन्ग होता है, ठीक है। तो जब हमें किसी भी चीज को मेमोरी को सर्च करना है, उसके फिजिकल एड्रेस से हम सर्च करेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ सेगमेंट और ऑफसेट है, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, उस सेगमेंट और ऑफसेट से फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है। फिजिकल एड्रेस एक बार आ जाता है तो उसके बाद उसकी मेमोरी लोकेशन ढूंढी जाती है, ठीक है, मेमोरी में। तो अब ये फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। नाउ हाउ टू जनरेट अ फिजिकल एड्रेस फ्रॉम सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सेगमेंट एड्रेस है 1005H, ठीक है। H इसलिए लिखा है क्योंकि हेक्साडेसिमल में होता है, जितनी भी एड्रेसेस होते हैं 8086 में वो सब हेक्साडेसिमल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑफसेट एड्रेस ले लेते हैं, ऑफसेट है मान लीजिए 5555H, ठीक है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इसको डिकोड कर लेते हैं। डिकोडिंग जब इसकी करेंगे तो जो हर बिट होगी वो 4 बिट में आएगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या करता है, हर बिट को 4, अगर हेक्सा को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हर हेक्सा बिट को आप 4 बाइनरी बिट में लिखेंगे, सिंगल बिट को। तो फर्स्ट को 1 को लिखेंगे 0001, देन 0000, 0000, देन 0101, ये हो गया आपका, ठीक है। 5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ऑफसेट को ऐसे ही आप डिकोड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0101, 0101, 0101, 0101, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, इसको हमें फिजिकल एड्रेस में बनाना है। तो फिजिकल एड्रेस में बनाने के लिए ये तो हमारा 16 बिट है,
अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो भी 16 ही बिट आएगा, लेकिन हमारा जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 20 बिट्स। ठीक है, तो 20 बिट्स कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड से 4 बिट शिफ्ट कर देते हैं सेगमेंट को। ठीक है, जब राइट साइड से शिफ्ट करेंगे यानी कि लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड से, राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो यहां पे हम 4 बिट इंसर्ट कर देते हैं 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। ये जो बिट है 5 है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा 1 0 1 0, देन 0 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 1 shifted by 4 बिट्स। ठीक है, 4 बिट से हमने इस सेगमेंट को शिफ्ट कर दिया। अब इस ऑफसेट में इसको ऐड कर दिया। जब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 0 1 0 ये आ जाएगा। इसको 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और कैरी 1 1 1 + 1 0 यानी कि 2 2 बाइनरी में कैसा होता है 0, इस तरीके से 2 लिखते हैं तो 0 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी में चला जाएगा। ये फिर कैरी में चला गया 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0। ये बन गया हमारा फिजिकल एड्रेस, ये बन गया हमारा फिजिकल एड्रेस। ठीक है, सेगमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे और 4 बिट इसमें ऐड कर देंगे, 4 बिट से इसे शिफ्ट कर देंगे और 4 बिट से शिफ्ट करने के बाद ऑफसेट में ऐड कर देंगे, तो जो आई की वैल्यू वो होगा हमारा फिजिकल एड्रेस। ठीक है, और यही फिजिकल एड्रेस को हम मेमोरी में फिर सर्च करते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि सेगमेंट रजिस्टर का क्या काम है, ऑफसेट रजिस्टर यानी कि पॉइंटर्स का क्या काम है, और फिजिकल एड्रेस हम कैसे जनरेट करते हैं, और इन फिजिकल एड्रेसेस को कौन कंटेन करता है, इनको जो बसेस होती हैं वो कंटेन करती हैं। ठीक है, और फिर इसी फिजिकल एड्रेस से ही मेमोरी लोकेशंस में चीजों को लोकेट किया जाता है। ठीक है, जो भी डेटा या कोड आप कर रहे हो वो फिजिकल एड्रेस से ही सर्च किया जाता है। ठीक है, अब बाकी का जो है आर्किटेक्चर, फुल आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।